सो हेलो एवरीवन। आज हम रियल नंबर्स पढ़ेंगे, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो हम जो टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे, पहला होगा हमारा ऑफ कोर्स रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर हम ये 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे: यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स एल्गोरिथम, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, सो हम रियल नंबर्स से बिगिन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रियल नंबर्स, पहले हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन देखते हैं। रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? ओके, सो रियल नंबर डेफिनेशन क्या होती है? द फील्ड ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द फील्ड ऑफ ऑल रेशनल एंड irrational numbers is called real numbers. Okay, so the field of all rational and irrational number is called real numbers. अब बेसिकली कहना क्या चाह रहा है डेफिनेशन में? सो इसकी डेफिनेशन ही क्या कहना चाह रहा है, उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें देखनी होंगी। सो जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे उन्हें, देन वी विल कंटिन्यू। ओके, फिर हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन पे आएंगे। सो बेसिक चीज़ें जो हमें देखनी है वो क्या है, लेट्स सी। पहली बात डिजिट्स की हम करेंगे। हम जो नंबर सिस्टम मैथ्स में करंटली पढ़ रहे हैं या फ्यूचर में पढ़ेंगे या अभी पढ़ते हुए आए हैं, उससे कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, इसी तरह और नंबर सिस्टम्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा एक्सेट्रा। बुलियन अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा 1 और 0 होते हैं, सिर्फ दो डिजिट्स होते हैं। हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होते हैं। इसी तरह हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो डिजिट्स? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So these digits combine to form numbers. अब numbers कई तरह के होते हैं। For example, we have natural numbers, we have whole numbers, we have integers, rational numbers, real numbers. Of course, we are studying this chapter. Okay, so हम सबसे पहले natural numbers की बात करते हैं। Okay, natural numbers. So natural number की बात करें तो इन्हें हम n से डिनोट करते हैं। Okay. अब ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। ओके, सो इन्हें शो करने का एक और तरीका होता है 1 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? क्लोज इसे कहते हैं, दे आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक ब्रैकेट होता है ये, एक होता है ये होता है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट, ओके। ये होते हैं ओपन ब्रैकेट। इनके जो कॉर्नर्स पे हम लिखते हैं, इसके कॉर्नर पे फॉर एग्जांपल क्लोज ब्रैकेट के कॉर्नर पे हमने 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये इसमें 1 इंक्लूडेड है। ओके, और इन्फिनिटी हमने इसके ओपन कॉर्नर पे लिखा है, इसका मतलब इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड है। ठीक है, हम क्योंकि इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम यहाँ पे ओपन दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर लिए 1, 2, 3, 4, 5, हमें ये शो करने हैं इसकी मदद से, तो हम कैसे शो करेंगे? 1 to 5। ओके, अगर वहीं हमें नंबर सिर्फ 2, 3, 4 शो करने होते, नंबर इन बिटवीन 1 to 5, तो हम कैसे शो करते? 1 to 5 या फिर 2 to 4। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, इसे हटा देते हैं। नाउ ये तो होगा आपके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड करते हैं, ओके, नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर दें, दैट इज द नंबर्स जो कि हमारे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे थे, अब कहाँ से जाएंगे? अब 0 से इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स। सो होल नंबर्स गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, होल नंबर्स, इन्हें हम W से नोट करते हैं। सो ये कहाँ से आते हैं? 0 टू इन्फिनिटी, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। सो इनका क्या रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा? इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा 0 टू इन्फिनिटी। ओके, नाउ वी हैव अनदर नंबर्स दैट आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इसे हम होल नंबर को क्या लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर
प्लस 0। ओके, नाउ इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स, हमने नेचुरल नंबर लिए, प्लस 0 लिया, प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इससे हमें क्या मिलेंगे, इंटीजर्स मिलेंगे। यानी हमने 0 लिया, 0 के बाद नेचुरल नंबर लिए 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आएंगे, -1 -2 -3, ये भी अप टू माइनस इन्फिनिटी। सो दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूट द इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, इंटीजर्स को हम डिनोट z से करते हैं, बहुत सारी जगह i से भी करते हैं। सो ये डिपेंड करता है हम किस में कंफर्टेबल है, उसमें हम शो कर देंगे या फिर रिप्रेजेंट कर देंगे इंटीजर्स को। ओके, नाउ इंटीजर्स के बाद 2 नंबर्स हमने पढ़े थे लास्ट ईयर क्लास 9th में, डेट आर रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब ये क्या होते हैं? सो रेशनल नंबर्स की बात करें, रेशनल नंबर्स, ओके, तो इन्हें हम q से डिनोट करते हैं। ये जो होते हैं ये p/q की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में? p/q की फॉर्म में। अब ये p/q फॉर्म क्या हुआ, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। अब इसमें कंडीशन है 2। पहली कंडीशन क्या है, p एंड q मस्ट बी इंटीजर्स। ओके, p एंड q मस्ट बी इंटीजर्स। दैट इज हम p/q लिख रहे हैं तो 0.12/0.46 लिखेंगे, ये सही नहीं है। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे पॉइंट को हटा देंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 12/46। नाउ इट इज अ रेशनल नंबर। ओके, p एंड q शुड बी इंटीजर्स। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 क्या मतलब, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो हमारा नंबर है अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो रेशनल नंबर नहीं बचेगा। इसलिए हम रेशनल नंबर्स में कंडीशन लगाते हैं q नॉट इक्वल टू 0। सो रेशनल नंबर एक बार देख लेते हैं, हम q से डिनोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। बचे हुए सारे नंबर्स, इस कैटेगरी को हटा दें अगर पूरी को, इसके अलावा भी और नंबर बचते हैं, हम अभी देखेंगे, वो आते हैं इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स को हम q स्टार से डिनोट कर देते हैं। बचे हुए सारे नंबर कौन से, हमारे पास जितने भी √3 हुआ, √4 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, ये ना ही नेचुरल है, ना ही होल है, ना ही इंटीजर्स है, ना ही रेशनल। इसलिए ये किस एक अदर कैटेगरी में आते हैं जिससे हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके, सो हम यहाँ पे इनके एग्जांपल लिख देते हैं, √3, √5, √7, √2 रह गया, √2 लिख देते हैं एंड सो ऑन। ओके, अब हम इन सबको देखेंगे इन कंबाइन करके, फॉर्मेशन एक से दूसरे कैसे हुई। सो हम सबसे पहले लेते हैं डिजिट्स। ठीक है, हमारे पास डिजिट्स थी। ओके, हमने डिजिट्स को क्या करा, मिलाया, तो उनसे क्या नंबर बने, नेचुरल नंबर्स बने। हमने डिजिट्स में आपका 0 इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे -0। ओके, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, डिजिट्स को शो ही नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट नेचुरल नंबर से बात करते हैं, हम नंबर्स की बात करते हैं, डिजिट्स की बात करते ही नहीं हैं। सो नेचुरल नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले नेचुरल नंबर आया हमारे पास, दैट इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। फिर हमने उसमें 0 ऐड कर दिया तो हमारे पास होल नंबर्स बने, यानी होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर आ गए। ठीक है, तो हमने उसे होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर का ब्लॉक बना दिया। अब इसको लिखने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले और आगे बता दूँ। इसमें होल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, इंटीजर्स -∞ टू +∞ जाते हैं, होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी जाते हैं, तो ऑब्वियसली इंटीजर्स के अंदर लाई करेंगे। सो हम इंटीजर्स शो कर देंगे होल नंबर के बाहर। ओके, नाउ इंटीजर्स रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, हमने अभी पढ़ा है, और इरेशनल नंबर्स अलग आते हैं। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है अभी। अब ये रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दीज बोथ कंबाइन कर गए, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, रियल नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर्स किससे नोट करेंगे, r से। ओके, सो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं आपको पीछे ले चल रहा हूँ। द फील्ड ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड
रियल नंबर. द फील्ड ऑफ ऑल रेशनल नंबर, पूरी फील्ड, एंड irrational नंबर, दिस टू कंबाइन टू फॉर्म रियल नंबर्स. ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, ये जो मैंने तरीका शो करा है आपको, ये अभी हम आप अपने नेक्स्ट ईयर सेट्स में पढ़ेंगे. नेक्स्ट ईयर आपका फर्स्ट चैप्टर होगा मैथमेटिक्स का सेट्स. सेट्स में हम वेन डायग्राम का एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है वेन डायग्राम. सो उसमें ही तरीका शो यूज़ किया जाता है. उसका तरीका ये है शो करने का. अब कैसे, हमने लिए रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, एक सेट के अंदर, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिए, और इसे हमने लिख दिया रियल नंबर. ओके, सो रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर आएंगे एंड इरेशनल नंबर आएंगे. अब इसको शो करने के लिए हम चीज़ यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, इट इज सबसेट. ओके, सबसेट. और इसी का अपोजिट वर्ड होता है सुपरसेट. अब सबसेट क्या होता है, ये पूरा एक सेट है रियल नंबर का. ठीक है, हमने इसे क्या मान लिया, एक सेट मान लिया. ओके, आपने इसे एक बॉक्स मान लिया, कुछ भी मान लीजिए, उसका हमने नाम क्या दे दिया, सेट. अब उस सेट के अंदर जो भी आएगा उसको क्या कहेंगे, सबसेट. या बॉक्स के अंदर जो भी आएगा उसे क्या कहेंगे, सब बॉक्स. ओके, सो हम बोलते भी हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड यूज करते हैं सब का, यानी किसी के अंदर जब हम शो करने के लिए. ओके, सो अब इस सबसेट का होता है एक सिंबल. सबसेट का क्या होता है, सिंबल होता है. सबसेट का सिंबल क्या होता है, ये सी. ठीक है, पूरा सी नहीं होता है, ये एक्चुअली ऐसा होता है. ओके, सी एम एस, सी ऐसे बनाते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, यू नो, कंफ्यूज नहीं होना है सी और उसमें. ओके, नाउ अब हम सबसेट्स हमने जब वर्ड पढ़ लिया है तो इसका यूज़ भी करेंगे. अब हम देखते हैं यूज़ क्या है. रेशनल नंबर्स रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं, यानी रेशनल नंबर रियल नंबर के पार्ट हैं, इसलिए रेशनल नंबर जो होंगे रियल नंबर का सबसेट होंगे. तो इसे शो कैसे करेंगे, रेशनल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर. इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का पार्ट है, देयरफॉर हम इरेशनल नंबर या सबसेट ऑफ रियल नंबर. ये हो गया शो करने का तरीका इन शॉर्ट. अब हम पूरी लाइन ना लिख के सिर्फ डायरेक्टली शो कर देंगे. अच्छा, अभी इतना था. अब एक चीज़ और आती है इसमें, भाई हम अगर ये इसका पार्ट है तो नेचुरल नंबर भी होल नंबर का पार्ट है, तो उसे कैसे शो करेंगे, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर. होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर. क्या ये सही है, ये सही है, लेकिन ये पूरा नहीं है. पूरा क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर इंटीजर्स का भी तो पार्ट है. नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर भी तो आ रहा है, तो हम इसे ऐसे भी तो शो कर सकते हैं, नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर, नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर. सो अब हम इतना सारा शो करने के बजाय एक सिंगल लाइन में शो करेंगे. कैसे, हम लेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, पहली बात हमें पता है, इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स. सो ये डायरेक्टली ये तो बता ही रहा है कि होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, बट ये ऑल्सो ये भी बता रहा है कि नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स. सिमिलरली इन द सेम वे हम शो कर देंगे इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर. तो आपको ये बात याद रखनी है, ये बात आपके काम आएगी. ओके, आगे बढ़े. सो आगे बढ़ते हैं. अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर की, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अब इससे पहले हम देखेंगे लेमा की डेफिनेशन, लेमा क्या होता है. ओके, लेमा क्या होता है, लेमा एक स्टेटमेंट को हम कहते हैं जो कि पहले हमने प्रूव किया है. ठीक है, वो हमें स्टेटमेंट पता नहीं था, हमने पहले उसे प्रूव किया किसी चीज़ को, और जब हमने उसे प्रूव कर लिया तो उस चीज़ को हमने किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया. पहले हमने उसे प्रूव किया, या हमें किसी ने प्रूव करके दे दिया है, हमारे पास प्रूवन स्टेटमेंट है, हमने उसे किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया. ओके, सो इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे लेमा की. हम ऊपर लिख लेते हैं लेमा. इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अ प्रूवन स्टेटमेंट, अ प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement.
सो एक बार और डेफिनेशन देखते हैं। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। अब हम आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसका क्या कहने का मतलब हुआ? लेमा पता है हमें क्या है, ओके। फिर पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहती है डेफिनेशन? फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हैं, ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, ओके, इंटीजर्स हैं, ओके। नाउ देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू, सम होल नंबर क्यू एग्जिस्ट करता है नेचर में, सच दैट एंड आर सच दैट क्या? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये क्या कहना चाह रहा है इसके थ्रू देखते हैं, ओके। जैसा कि हमने देखा लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में इस्तेमाल होता है। ऐसी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की अगर बात करें इन शॉर्ट, तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। यूक्लिड्स डिवीजन एक प्रूवन थ्योरी है, इसे हम दूसरी चीज़ को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे कहने का मतलब इनडायरेक्टली यही हुआ। सो हम आगे देखते हैं। अब ये चीज़ हमें थोड़ी डरावनी लग रही है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बट ये बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, हमने ये पहले पढ़ रखा है। बस डिफरेंस ये है हमने किसी और लैंग्वेज में पढ़ा था इसे, वो देखते हैं। अब हम पहले हम ये देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा डेट इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें कंडीशन लगाएंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आर क्या है बी क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, आप वेट कीजिए। पहले हम आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है, फिर आगे बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू नंबर्स 3 and 5, ओके, पॉजिटिव हैं, इंटीजर्स हैं। ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट सम नंबर क्यू एंड आर विच यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब कैसे? हम 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ओके, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 1 जा 3, वी गेट 2 इन द रिमाइंडर। सो व्हाट इज 5? 5 क्या है? हमारा डिविडेंड है, हमने पहले पढ़ चुके हैं। 3 डिवाइजर है, 1 कोशिएंट है, 2 रिमाइंडर है। अब इसे लिखने का तरीका हम पहले से जानते हैं। हम 5 को लिखेंगे कैसे? 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, बचा कितना 2 प्लस 2 कर देंगे, ओके। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना। 5 को हम 3 इंटू 1 प्लस 2 से शो कर सकते हैं, हमने डिवीजन करके देखा, पहले हम कैसा करते भी थे। अब इससे आपको थोड़ी हिंट तो मिल गई होगी। सो हम पहले क्या पढ़ चुके हैं? पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसे मैं जो हूं अंडर बॉक्स में कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब अपनी इक्वेशन हम लेके आते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं हम ये देखते हैं। देखो, डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड हमारा यहाँ पे हो गया ए, डिवाइजर हो गया हमारा यहाँ पे बी, कोशिएंट हो गया क्यू, रिमाइंडर हो गया आर। ये सिमिलैरिटी है, यानी ये इक्वेशन बेसिकली कहाँ से आई? यहाँ से आई है, ओके। अब हम सपोज करते हैं, सपोज वी डिवाइड, हम यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल ले रहे हैं इसका एक, ठीक है। डिवाइड 117 by 7, ओके, एनी इशू? सो 117 को जब हम डिवाइड करेंगे 117 को 7 से, सो वी गेट 7 1 7 and 7 6 42, okay. 7 1 7 47, 7 6 42, 5, we get 5 is the remainder, okay. Now 117 को हम शो कैसे करेंगे? 117 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप चाहें तो इसे सॉल्व करके देख लें। 16 इंटू 7 कितना होगा? 6 7 42, 4 कैरी, 7 7 4 11,
प्लस 5 विच इज़ 117। ओके, ये तो हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में डिवाइड करने को तो आपसे नहीं कहेगा, आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, चार, हमारे पास 4 वेरिएबल हैं टोटल, 3 दे देगा, चौथा पूछ लेगा क्वेश्चन में। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है a number when divided by 73 gives 34 as a quotient and 23 as remainder, find the number। ओके, सो पहले हम अपने सारी गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। गिवन, ओके, गिवन क्या है हमारे पास 73, a number when divided by 73, when divided by 73 यानी कोई नंबर था हमारे पास x, उससे हमने डिवाइड कर दिया 73 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 73 डिवाइजर है। ओके, सो वी हैव डिवाइजर, डिवाइजर को किससे हमने डिनोट किया था, b से करा था, इक्वल टू 73 गिव्स 34 एज अ क्वोशिएंट, 34 एज अ क्वोशिएंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो क्वोशिएंट को हमने क्या लिया 34, क्यू से डिनोट किया था हमने इसे, एंड रिमाइंडर एज 23, तो हमारा रिमाइंडर क्या है, आर से डिनोट किया था 23। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द नंबर, वी हैव टू फाइंड दिस x। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो हम पता क्या करना है, डिविडेंड निकालना है हमें। यहाँ पे डिविडेंड को किससे नोट किया था, a से। हमारे पास इक्वेशन थी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a हमें फाइंड आउट करना है, हमारे पास b 73 गिवन है, q 34 गिवन है, प्लस r दैट इज 23। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 73 इंटू 24 34, ये मल्टीप्लाई है, सॉरी, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 73 इंटू 34, सो वी गेट अराउंड 2482 प्लस 23, सो वी गेट a इक्वल टू, दैट इज डिविडेंड इक्वल टू, द नंबर इक्वल टू 2505। ओके, इसके बाद जैसे हमने लेमा पढ़ा, फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा, इसी तरह से हम पहले एल्गोरिथम पढ़ेंगे, देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहीं तक था, खत्म हो गया आपका पहला टॉपिक। सो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर सेकंड टॉपिक, दैट इज एल्गोरिथम, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली। सो पहले एल्गोरिथम देख लेते हैं होता क्या है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की डेफिनेशन होती है, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a method for solving a certain type of problems। कुछ नहीं है, हम जैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसकी कुछ स्टेप्स होती हैं कि हमें पहले क्या करना है फिर क्या करना है। या फॉर एग्जांपल हम खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने में स्टेप होगी कि पहले मसाला भूनना है, प्याज डालनी है, उसके बाद जो भी चीज़ पड़ेगी वो डालनी है, फिर पकाना है। सो दीज आर द स्टेप्स वी नो, ठीक है। हर बार जब हम खाना बनाएंगे तो वही स्टेप फॉलो करेंगे, कोई दूसरी तरह का खाना बनाएंगे तब भी वही स्टेप फॉलो करेंगे। इन द सेम वे वी हैव सम गिवन स्टेप्स विच वी यूज टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस। ओके, तो एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ओके, used in solving problems, used in solving problems। ओके, नो, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसे शुरू करने से पहले हम एक बार ये देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज सक्सेसिव डिवीजन मेथड। अभी होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सक्सेसिव डिवीजन मेथड मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। ओके, सक्सेसिव डिवीजन मेथड, जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं डिवीजन मेथड है, डिवीजन करना हमें आता है। हम कोई भी नंबर है b, उसको a से डिवाइड करते हैं, सम मल्टीप्लाई बाय सम नंबर, फॉर एग्जांपल c, वी गेट b एंड इट इज 0, सो इट इज डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन यानी बार बार डिवीजन का करना। अब उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, हमें सिर्फ वो कंडीशंस देखनी है, फिर हम सक्सेसिव, फिर हम बेसिकली डिवीजन करेंगे आगे क्वेश्चंस में, करना ही हमें वो है। सो पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर लें थोड़ी सी और।
जैसा कि हमने पढ़ा एल्गोरिथम में हमारे पास सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होती हैं जिसे हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसी एल्गोरिथम में क्या बात, एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या हुई यूक्लिड डिवीजन की? इट्स अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचएसएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है या फिर एक सीरीज होती है वेल डिफाइंड स्टेप्स की, जिसकी मदद से हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमने जैसे पीछे पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, हमारे पास सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, हमारे पास सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा, यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारे पास कोई भी टॉपिक आएगा उसमें हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स अलग अलग होंगी। ऐसी जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दूसरा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो सेम रहेगा, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ठीक है, बट दूसरा पॉइंट जो है यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। ओके, सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी भी दो नंबर हमें गिवन है ए एंड बी, तो हमें उनका एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्निक टू कंप्यूट HCF of two positive integers. ओके, अब वर्ड हमारे पास एक आया HCF। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह एक वर्ड होता है LCM, मैं वो भी बता दूंगा आपको। दैट इज लोएस्ट, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम दो नंबर लेंगे ए एंड बी, इनके संदर्भ में बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी। HCF का मतलब हुआ हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, जो कि कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर हो यानी सबसे बड़ा नंबर जो ए और बी को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? HCF। सिंपल डेफिनेशन है, सबसे बड़ा नंबर जो ए और बी को डिवाइड कर रहा हो उसे क्या कहेंगे? HCF। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर है 6 and 4। ओके, सो वी हैव 2 3 = 6 and 2 2 = 4। तो 2 क्या हुआ? इसका HCF हुआ। ओके, 3 दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा, 4 दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा, 5 दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 कर रहा है और 2 कर रहा है, तो 1 से बड़ा 2 है, इसलिए 2 क्या हुआ? HCF। अब वहीं LCM की बात करें, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होकर आ जाए। ओके, सो वी हैव फॉर एग्जाम्पल 6 and 4। सो हम 6 का टेबल लिख लेते हैं। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18। 4 का लिखते हैं, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16। तो सबसे छोटा नंबर जो कि दोनों का मल्टीपल है वो है आपका 12। तो इसलिए हम इसे 12 को क्या कहेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 4। इसका LCM कितना हो जाएगा? 12। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट HCF एंड LCM। नाउ अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हमारे पास दो नंबर्स हैं से AQ प्लस, हमारे पास बेसिकली वो हमने अभी जो कंडीशन पढ़ी थी, फॉर्मूला पढ़ा था, A = BQ + R, उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो से A and B are two numbers, A and B are two numbers, ओके। सो कंडीशन क्या है? हमारे पास इक्वेशन है A = BQ + R। पहली कंडीशन है इफ R = 0, यानी इस B ने परफेक्टली A को डिवाइड कर दिया, तो HCF क्या हो जाएगा? HCF ऑफ A, B हो जाएगा। ओके भाई, R ने परफेक्टली, जब R 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा A = BQ, यानी B ने परफेक्टली A को डिवाइड कर दिया, यानी B टाइम्स Q इज A, देयरफॉर B इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी क्या थी? इफ R is not equal to 0। ठीक है, अब R is not equal to 0, इस एक कंडीशन के लिए हम पूरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या सक्सेसिव डिवीजन मेथड। ठीक है, इसे हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे? HCF निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। तो जब R not equal to 0 हो तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करेंगे किसके लिए? HCF फाइंड आउट करने के लिए। ओके,
सो हम अपने एक क्वेश्चन की तरफ से की मदद से समझेंगे अब हम इसे, ठीक है। जैसा कि हमने नाम में पढ़ा दैट इज सक्सेसिव डिवीजन मेथड, तो हम बार बार डिवीजन करेंगे। अब कैसे करना है, किस नंबर को क्या लेना है, वो आपको बेसिकली यहाँ पे समझना है। ओके, so we have a question here that is use Euclid's algorithm to find the HCF of 272 and 1032. Okay, now हमेशा बड़ा नंबर हमारा डिविडेंड रहेगा, छोटा डिवाइजर रहेगा, इस बात याद रखनी है आपको। ओके, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1032 272 हम इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास 816 आएगा। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवीजन सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लाके, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 216। पहली बार हमने क्या लिया, 272 डिवाइजर लिया, 1032 डिविडेंड लिया। अब जो हमारा रिमाइंडर आया है, वी हैव रिमाइंडर, तो अगली स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर। ओके, और जहां तक बात डिविडेंड की रही, तो हमारा जो पहले डिवाइजर था वो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, वो हो जाएगा डिविडेंड। ओके, सो यही हमें बार बार अप्लाई करना है सक्सेसिव डिवीजन मेथड में। अब कैसे, हमारे पास 216 आया, रिमाइंडर था, इसे हमने डिवाइजर में कन्वर्ट कर दिया 216 को, और 272 जो कि हमारा डिवाइजर था उसे हम क्या लेंगे, एज ए डिविडेंड लेंगे 272। ओके, डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 216, वी गेट 56। ओके, नाउ वी हैव 56 एज द रिमाइंडर, जो कि हमारा डिवाइजर हो गया। अब हम इसे 272, हम 216 को डिवाइजर को अब हम डिविडेंड लेंगे, 216 को अगेन डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा 168। ओके, नाउ इससे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमें 48 मिलेगा। 56 अगेन हमारा डिवाइजर था, डिविडेंड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 टाइम, वी गेट 48 एंड वी गेट 8। नाउ 48 विल बी अवर डिविडेंड, 8 6 48। हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड को कब स्टॉप करेंगे, जब हमें 0 मिल जाएगा एज ए रिमाइंडर, तभी हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हमने कितनी स्टेप्स करी। ठीक है, हमने इसमें बहुत सारी स्टेप्स करी हैं, ध्यान रखिएगा। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप। स्टेप 1 2 3 4 5, 5 बार डिवीजन किया, एक ही सवाल में किया, एक ही 2 ही नंबर थे उन्हीं के साथ किया। सो इसे हम क्या करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन मेथड, और हमें HCF मिल गया। कैसे मिला HCF, अब हम ये देखते हैं। जो हमारा लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा, क्योंकि वो नंबर को फुल्ली डिवाइड कर रहा होगा, फैक्टर होगा उसका। ठीक है, क्योंकि लास्ट डिवाइजर 48 का फैक्टर है, इसलिए ये 56 का भी फैक्टर होगा। क्योंकि ये 56 का फैक्टर है, इसलिए ये 216 का भी फैक्टर होगा। इसलिए ये 216 का फैक्टर है, इसलिए 272 का फैक्टर है। क्योंकि ये 272 का फैक्टर है, इसलिए 1032 का भी फैक्टर होगा। इसलिए शो करता है कि 272 और 1032 का एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो 8 है। ओके, 4 will also divide both of these numbers, but 8 is greater than 4. We have the highest common factor. It is ऐसा कॉमन फैक्टर जो कि सबसे बड़ा हो। ठीक है, इसलिए 8 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। हमें सक्सेसिव डिवीजन मेथड की मदद से, या फिर इसे हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, इसकी मदद से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलता है, विच इज ओके। हमें सारे फैक्टर नहीं मिलते, हमें कौन सा मिलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलता है। अब इसे लिखने का एक तरीका होता है, हम यहाँ पे पहले देखते, यहाँ पे एक बात लिख देते हैं स्टार बना के, व्हेन रिमाइंडर बिकम 0 प्रोसीजर स्टॉप्स। ओके, गुड। नाउ अब ये हमने इतना सा सॉल्व करा, इसे शो करने का एक तरीका होता है, वो देखते हैं क्या है। हम लिखेंगे 8 हमारा कॉमन फैक्टर है, किसका है, इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 48, विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48 एंड 56, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 216 के बराबर है, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 216 एंड 272 के बराबर है, विच इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 272 एंड 1032। ओके, सो वी गेट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 272 एंड 1032 टू बी 8। ओके,
अब मैंने तो समझा दिया, आपके समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा देखिए, पता कैसे चलेगा आपके समझ में आया। ये यार क्वेश्चन दे रखा है मैंने, सॉल्व कीजिए इसे, आप ट्राई कीजिए घर पे, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा बट आपको ये सॉल्व खुद करना है। ओके, इससे आपको समझ में आएगा कि आपके समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, नहीं आया एक बार और देखिए वीडियो को, उस पूरे प्रोसीजर को। स्टिल अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा या मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आंसर, दैट इज़ माई प्रॉब्लम, जैसे भी कराऊँ। ओके नाउ, अच्छा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली हमारे सिलेबस में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी नहीं है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी नहीं है। बट अभी तक जो मैंने आपको बताया या आपको एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपकी काम आती है मैथमेटिक्स में। आप 10th की मैथ्स पढ़ें, 9th की पढ़ें या 11th 12th की पढ़ेंगे जाके, तो ये आपको आना चाहिए पहले से, इसलिए मैंने ये बताया। आपके बेसिकली रियल नंबर्स चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं, डेटा रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, मैं आपको जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, वेट अ सेकेंड, हमने आज टॉपिक्स लिखे थे। सो दीज 2 टॉपिक्स ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। ओके, सिर्फ यही 2 टॉपिक्स सीबीएसई के सिलेबस में है, बट हम इन दोनों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनमें भी हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दे देगा 3 नंबर हमें दे देगा, हमसे कहेगा कि बताइए कि इस फॉर्म के हैं या उस फॉर्म के हैं। विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 11th क्लास में मैथमेटिकल रीजनिंग में यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब तक आपका माइंड ग्रो हो जाएगा फिर आप इजीली उसे समझ जाएंगे। ये अभी आपके लेवल से थोड़ा सा टफ है। सो हम एप्लीकेशन में सिर्फ एक एप्लीकेशन की बात करेंगे। ओके, वो एप्लीकेशन क्या है देखते हैं। एप्लीकेशन ये है, उसमें पहली एप्लीकेशन है इवन इंटीजर, even positive integer, actually even positive integer is of the form 2m। मतलब क्या हुआ, इवन का मतलब डिविजिबल बाय 2, सही बात है। इवन नंबर वही होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 2। पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए नंबर, इंटीजर यानी -∞ टू +∞ में होना चाहिए। ओके, ये तरीका आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ये ओपन ब्रैकेट है, इसमें -∞ और +∞ इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सो जो नंबर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम कैसे शो कर सकते हैं, 2m से शो कर सकते हैं, या 2m से, वेर m और m इज अ वेरिएबल। यहाँ पे कोई वेरिएबल ले सकते हैं, 2a 2b 2c 2x 2y, हमारी मर्जी। हमने यहाँ पे 2m से शो कर दिया। ठीक है, इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2 होगा यानी मल्टीपल ऑफ 2 भी होगा। ओके, सब पहली कंडीशन क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है अगर कोई भी तो हम उसे इन द फॉर्म ऑफ 2m शो कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है वी हैव सपोज वी हैव इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो आप उसे क्या अज्यूम करेंगे, 2m। ओके, तो बेसिकली बताना यही, या वो आपको क्वेश्चन में दे देगा शो दैट देयर इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। ओके, सो उसे आप कैसे शो करेंगे, उसे आप 2m से शो करेंगे। ओके, आप 2m की जहाँ 2n भी ले सकते हैं, आप वेरिएबल बाद पीछे चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ओके, सेकंड एप्लीकेशन जो हम पढ़ेंगे वो है ओड पॉजिटिव इंटीजर। इवन पढ़ लिया, ओड भी देखना पड़ेगा। ओड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m+1। 2m+1 ही क्यों है, 2m+2 क्यों नहीं है, अब हम ये देखते हैं। हम नेचुरल नंबर से उसमें बात करते हैं, इंटीजर्स का पार्ट है नेचुरल नंबर, तो वो भी सेटिस्फाई करेंगे। अगर कोई भी इस बॉक्स को सेटिस्फाई कर रही है कोई कंडीशन, तो इसके अंदर जितने भी बॉक्स हैं उन सबको वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ओके, हमने पीछे पढ़ा थे सबसेट्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर्स। तो अगर कोई कंडीशन इंटीजर को सेटिस्फाई कर रही है तो वो होल नंबर नेचुरल नंबर को भी सेटिस्फाई करेगी। ओके, वो कंडीशन सबसेट को सेटिस्फाई करेगी। ओके, ना मैं हटा देता हूँ 2m+1, 2m+2 क्यों नहीं लिया हमने। 2m+1 का क्या मतलब हुआ, 2m हमारा इवन नंबर है, हमें पता है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओड नंबर मिलेगा। कॉमन सेंस, क्यों ओड नंबर मिलेगा देखते हैं। हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लेते हैं। देखो
13579। ये सारे ओड नंबर्स हैं, हम जानते हैं पहले से, सारे अल्टरनेटली आ रहे हैं। ओड नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। 2 4 6 8 10 सारे इवन नंबर्स हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड होंगे, ये भी अल्टरनेटली आ रहे हैं। तो 2m हमारा इवन इंटीजर है, तो उसका अल्टरनेट नंबर क्या होगा? उससे एक ज़्यादा या एक कम। सो इट कैन बी 2m-1 और 2m+1। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। सो इसीलिए हम ओड पॉजिटिव इंटीजर्स को 2m+1 या 2m-1 से शो करते हैं। बेसिकली 2m+1 को हम यूज में ज़्यादा लेते हैं। ओके, तो इससे हमें ईजी रहती है कैलकुलेशन। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द ईजियर मेथड। ठीक है, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करे जाए, ईजियर एंड सिंपल मेथड विच डज नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। ओके, नाउ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये टॉपिक बेसिकली जो है मिस हो गया हमसे वहाँ लिखने में। हमने यहाँ पे लिखे थे आपके टॉपिक्स, यहाँ एक टॉपिक रह गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, नाउ हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, अब ये देखते हैं क्या चीज़ है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लें, दैट वुड बी गुड। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। पहली कंडीशन, कंपोजिट नंबर होना चाहिए। ओके, प्राइम नहीं होना चाहिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के मदद से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम्स अकर्स। ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे इशू करते हैं, हमारी मर्जी। 2 into 3 लिखे या 3 into 2 लिखे, हमारी मर्जी है। ओके, नाउ एवरी कंपोजिट नंबर, हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर गिवन है, इसकी डेफिनेशन पे मत जाइएगा, बहुत टफ सी लग रही है देखने से, बहुत आसान है। वी हैव अ कंपोजिट नंबर 10, तो इसे हम प्राइम नंबर की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्राइम नंबर की मदद से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? वी कैन राइट 2 into 5, 2 is prime, 5 is prime, 2 5s are 10. This is all which this theorem is saying, fundamental theorem of arithmetic. It is as easy as that. Okay, we have for example 105, it can be written as 3 into 5 into 7, all the three are primes. We have 102, we have 12 for example, which is 2 into 2 into 3, all the three are primes. Okay, so this is all. For example, अब हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, ये तो आसान है, बट अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव 234, ये हम निकालेंगे कैसे? 2 into 5 या 2 into 2 into 3, छोटा नंबर था, हमने डायरेक्टली बता दिया टेबल की मदद से। हम 234 है फॉर एग्जाम्पल, इसे कैसे निकालेंगे? हम इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप कई पिछले साल से पढ़ रहे हैं, उससे पिछले साल से भी पढ़ रहे हैं। सो अब इसका यूज़ आ गया है, देखते हैं अब आगे फर्दर क्वेश्चंस में प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज़ होगा। उससे हम डायरेक्टली एलसीएम मेथड से लेट करते हैं, या फिर हम उससे फैक्टर थ्री मेथड की मदद से करते हैं, या और भी मेथड्स हमने पढ़े उनकी मदद से भी कर सकते हैं। हम यहाँ एलसीएम मेथड ले रहे हैं, अपना सिंपल मेथड सॉल्व करते हैं। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14. ओके, नाउ 3, 7 + 1 8, 8 + 1 9, सम 9 है, 3 से डिविजिबल होगा। ओके, सो 3 3s are 9, 3 9s are 27, अगेन 3 से 3 1s are 3, 3 3s are 9। ओके, 13 फर्दर डिविजिबल नहीं होगा, 13 खुद प्राइम है। ओके, सो हम 234 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 into 3 into 13। ओके, it is expressed in the form of product of primes. Let's say we have another number. Okay, what number we should take? Let's take 100. Okay, that's easy one. फैक्टर थ्री मेथड यूज करते हैं यहाँ पे। चलिए, 2 5s are 10, 0, 2 25s are 5 5s खत्म। 1 पे नहीं जाना, 5 1s are 5 नहीं जाना, पूरा नहीं करना है।
प्राइम पे खत्म कर देना है, 1 पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यहाँ पे भी नहीं गए थे हम 1 पे। ओके, सो 100 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी ब्रांच के एंड पॉइंट्स को सबको मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये ब्रांच के एंड पॉइंट्स हैं, ये एंड पॉइंट नहीं है, ये कंटिन्यू हो रहा है। ये यहाँ पे ब्रांच खत्म हो रही है, ये वाली यहाँ खत्म हो रही है, ये वाली यहाँ खत्म हो रही है, और यहाँ पे भी खत्म हो रही है। ओके, सो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ओके, सो लेट्स से यू हैव ट्राई फॉर फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड प्राइम फैक्टर। ओके, express as a product of primes। ओके, ये क्वेश्चन है। ओके, सो पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए पार्ट डेट इज 69, बी पार्ट लिख देता हूँ 462, सी पार्ट 651, डी पार्ट 1052। ट्राई कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, ये इसीलिए है बस। ओके, कंटिन्यू करें आगे। सो अब हम आते हैं आगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कंपोजिट नंबर्स बताना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये एक कंपोजिट नंबर है। ओके, सो डैट, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, सो डैट इट इज ए कंपोजिट नंबर। नंबर क्या दे रखा है हमारा पार्ट, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हमें शो करना है, ये कंपोजिट नंबर है। कैसे शो करेंगे? एक तो हम इसे सॉल्व कर दें पूरे को। ओके, सॉल्व हो जाएगा। फिर हम सब उस फैक्टर्स ढूंढे, 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 से तो होगा, 2 से हो रहा है या नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा, पूरा चेक करें हम। डेट इज अ लॉन्ग मेथड, वेस्टेज ऑफ टाइम, नॉट यूजफुल। हम क्या करेंगे, हमने अभी जो पढ़ा है हम वो करेंगे। 13 है यहाँ पे, कॉमन ले लो 13 को आप। ओके, सिंपल। तो वी गेट 5 इंटू 11 प्लस 1। ओके, 13 इंटू 11 5 55 प्लस 1, 13 इंटू 56। 56 के हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर। 2 2 4, 2 6 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 7 14। ओके, so we get 13 into 2 into 2 into 2 into 7, सारे प्राइम नंबर्स हैं। ओके, प्राइम 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 एंड प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम गिव्स अस अ कंपोजिट नंबर, and hence since we know that product of primes is a composite number, therefore 5 into 13 into 11 plus 13 is also a composite number। okay, मैं आपको ट्राई योरसेल्फ के लिए दे देता हूँ, आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, सो ट्राई योरसेल्फ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन क्या है, इसी का एक्चुअली बी पार्ट है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। मैं बी पार्ट लिख दे रहा हूँ। बी पार्ट आपका क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। मैं आपको यहाँ पे आंसर और लिख देता हूँ। आंसर इज 5 इंटू 5 इंटू 29, ऑल द 3 आर प्राइम्स, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये पूरा आप सॉल्व कीजिएगा, पूरी थ्योरी लिखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में आपको ऐसे ही लिखना है अगर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप चाहें तो फैक्टर ऑफ 3 मेथड से शो कर सकते हैं, चाहें तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल मेथड से शो कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन। अब हमसे वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है वैसे डायरेक्टली, ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं करवाएगा हमसे ये। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्दर कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो, we have a question, find the HCF and LCM of 126 and 156 using prime factorization। सवाल ये पूछेगा वो। ओके, सो पहले हमारे दो नंबर है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 126 ले लेते हैं हम यहाँ पे। ओके,
2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। ओके, ख़त्म। 156 लेते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ओके, ख़त्म। अब 126 को हम लिख लेते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखेंगे। वेट अ सेकेंड। 126 हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 156 हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, वी हैव टू फाइंड द HCF एंड LCM। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो HCF ऑफ 126 और 156। हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। कलर बदलते हैं, शो करता हूँ। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, एक बार लेंगे, 6 आंसर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द LCM ऑल्सो। सो LCM ऑफ 126 और 156 क्या हो जाएगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों के नंबर के मल्टीप्लाई, दोनों नंबर का से कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने पे आ रहा हो। वी हैव 2 and 3 ऑलरेडी। नाउ 3 अलोन वी हैव, 2 अलोन वी हैव, 7 and 13 वी हैव। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा? 3276। एज सिंपल एज दैट। ओके, आगे बढ़े। तो परेशान नहीं होना है आपको। ओके, सीधी सी बात है, परेशान होंगे तो सही नहीं है। फिर वो क्वेश्चन इजी हैं, कर सकते हैं आप आपके लेवल के लिए। सो मैं आपको इसीलिए एक डू योर सेल्फ या ट्राई योर सेल्फ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद ट्राई कीजिएगा। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 1 2 and 1 3 1 4। मैं आंसर लिख देता हूँ आपका, ठीक है? आंसर किधर गया? यहाँ पे लिख देता हूँ। HCF आएगा दोनों का 18 एंड LCM आएगा 4 4 6 7 6। ओके, 6 है। ओके, ना एक एप्लीकेशन और आती है इसकी फैक्टराइजेशन की, HCF LCM की एक, ठीक है? ये क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स A एंड B, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, लेट्स से नंबर्स आर A एंड B, ये किसके बराबर होगा? तो कहता है ये बराबर होगा HCF ऑफ A, B इंटू, मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रखिएगा, LCM ऑफ A, B। अब वो क्या करेगा? हमें कोई 3 चीज़ें दे देगा, चौथी चीज़ फाइंड करवाएगा, ठीक है? मान लीजिए हमें 2 नंबर दे दिया, HCF दे दिया, कह रहा है LCM कैलकुलेट करो। एक तो तरीका है, दोनों नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन से कैलकुलेट करो, दूसरा इस फॉर्मूला को लगा दो, डायरेक्टली LCM आ जाएगा। LCM दे दिया, HCF दे दिया, एक नंबर दे दिया, कहा दूसरा नंबर कैलकुलेट करो। सो इसका यूज़ हमें कहाँ करना है? वैसे पेपर में आप बोर्ड एग्जाम में चाहे कर लें यूज़, बट इसका मेन यूज़ कहाँ आएगा? इसका मेन यूज़ आएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ AMU में एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 7 का, उसमें ऐसा क्वेश्चन आया भी है, फर्दर भी आ सकता है, ठीक है? AMU एंट्रेंस एग्जाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ये आगे बढ़े, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया जाए। फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23 एंड LCM इज 1449। इफ वन नंबर इज 161 फाइंड द अदर। देखो मैंने जैसा कि अभी कहा था, इसमें यहाँ पे A हमें निकालना है। फॉर एग्जांपल A कैलकुलेट करना है, B गिवन है 161, वन नंबर गिवन है, HCF गिवन है, वी हैव 23, LCM गिवन है 1449। So we have A into B, that is 161 equal to HCF, that is 23 into LCM 1449. A equal to 23 into 1449 upon 161, we get A equal to 207, which is our answer. Okay, as easy as that. Okay, समझ में आया? आपने हमने यहाँ पे क्या करा? फॉर्मूला लगाया है अपना ऊपर वाला, A into B equal to HCF of A, B into LCM of A, B. Okay. नाउ अब फिर से आप एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए खुद से। HCF दे रखा है 2 नंबर का, LCM निकालना है। बेसिकली 3 चीज़ें दे रखी हैं, HCF दे रखा है, 2 नंबर भी दे रखे हैं, LCM आप इजीली निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। इसका आंसर आएगा, LCM आएगा आपका, इसका आंसर आपको 8316, आप चेक कर सकते हैं। ओके,
अब सवाल आता है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148.188. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द सेम टॉपिक. ओके, सो आप जितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है. बट फ़ायदा तभी होगा जब आप उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन जब आप रिवाइज करेंगे बार बार तभी आप क्वेश्चन कंपटीशन में या पेपर में कर पाएंगे. ठीक है, आपको बहुत सारे तरीके आते हैं लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका रिवीजन नहीं है. तो इसलिए रिवीजन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. सिंपलेस्ट फॉर्म पता करनी है, हमें ये देखना है सिंपल लोग क्या हो जाएगा. अब हम 1 से देखें, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से देखें डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे, तो बहुत टफ काम है. हम लगाते हैं अपना डिवीजन मेथड, सक्सेसिव डिवीजन मेथड. इजी. सक्सेसिव डिवीजन मेथड से हमें क्या मिल जाएगा, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा तो उससे हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों को डिवाइड करेगा. वी गेट सम सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, नाउ सो 185 बड़ा नंबर है, हमारा डिविडेंड होगा 185. 148 छोटा नंबर है, डिवाइजर होगा 1 ज़ा 148. ठीक है, वी गेट 37. 148 हमारा डिविडेंड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, वी गेट 148 0. लास्ट डिवाइजर क्या होगा हमारा, HCF होगा. हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, HCF होगा तो हम 148 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 37 से, अपॉन में 185 को भी 37 से डिवाइड कर देते हैं. ओके, 37 दोनों का फैक्टर तो दोनों को डिवाइड करेगा तो ये अप्रोक्सीमेटली आ गया 37 4 ज़ा 148 एंड 37 5 ज़ा 185. ओके, सो एज इजी एज दैट. अभी हम यहाँ पे 37 तक पहुँचने में हमें बहुत टाइम लगता है. ठीक है, हम 2 से चेक करते, 3 से चेक करते, 4 से करते, अप टू 37 तक हम चेक करते, थक जाते, छोड़ के क्वेश्चन चले जाते. उससे बढ़िया क्या है, हमने सक्सेसिव डिवीजन मेथड लगाया, निकाल लिया सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन आता है, नंबर ओड है या एक ओड एक इवन है, तो आप कोशिश कीजिएगा आप सक्सेसिव डिवीजन मेथड यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करें. नाम बहुत बुरे बुरे हैं बट तरीका बहुत सिंपल है, आसान है. इंस्टेड ऑफ कि आप दोनों में अलग अलग वो ट्राई करके देखें, डिवाइड करके फैक्टर्स निकालें. ओके, आप इसमें एक काम और कर सकते हैं. ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड के अलावा, ये मेथड 1 था. ओके, एक मेथड 2 और है, क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन. आप 148 के फैक्टर्स निकालिए. ठीक है, आप 185 के फैक्टर्स निकालिए. 37 कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों को डिवाइड करेगा. आपके ऊपर आप क्या यूज़ करते हैं. ठीक है, जो आपको आसान लगे वो आप यूज़ कीजिए. कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि आपको कोई एक ही चीज़ यूज़ करनी है. अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, आप अपने सिंपल आप एक हर नंबर से ट्राई कीजिए, सॉल्व करिए. ओके, अब हमें 3 नंबर के मैंने 108 120 252 इनका HCF LCM निकालना है. ठीक है, सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे. ओके, तो 2 नंबर होते तो हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड लगा देते तो हमें HCF मिल जाता. बट जब हमें HCF LCM दोनों निकालने हैं, 3 नंबर भी गिवन है, तो हम सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे, या तो फैक्टर 3 मेथड या फिर LCM मेथड. ओके, सो 108 को ले लें हम साथ में. 108 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9. ओके, 120 को ले लें हम. 2 6 ज़ा 12 0 2 30 ज़ा 60 2 15 ज़ा 30 3 5 ज़ा 15. ओके, 252 को ले लेते हैं. 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21. ओके, HCF पहले HCF कहाँ से, पहले नंबर के इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. 120 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. 252 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है. ओके, 2 to the 4 से 12. LCM 2 3
2 2 और 3 तीनों में कॉमन है। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 3, अगला 3 2 में कॉमन है, अगला 3 किसी में कॉमन नहीं है, किसी में कॉमन नहीं है 2 भी, इंटू 5 इंटू 7। ओके, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, हमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा, डेट इज 7560। ओके, एलसीएम निकाला एक ये तरीके से, एक और तरीका हमारे पास एलसीएम निकालने का, अपना पुराना मेथड जो हम पहले यूज़ करते थे। एक सेकंड रुकिए बस, ठीक है। पुराना मेथड अपना कौन सा एलसीएम निकालने का, तीनों नंबर को एक साथ एलसीएम निकाल लेते थे हम। हाँ, 108 को ले लें हम, 120 को ले लें एंड 252 को ले लें। ओके, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा। ओके, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 2 30 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, 2 27 2 15 ज़ा 63। ओके, वेट अ सेकेंड, ये जो है इसे हम ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। अरे ये एलसीएम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एलसीएम। ओके, सो 2 7 ज़ा, उसके बाद हम 3 से ले लेते हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 7 5 7 5 7 1 7 7 1 1 1। We get 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, 3 into 3, 5 into 7. Okay, so we have different methods, you can try them. यहाँ पे हमारा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक ख़त्म हो जाता है, डेट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सो हमने अभी तक 3 टॉपिक निपटा दिए हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हमारे कोर्स के मेन 2 टॉपिक बचे हैं, डेट इज़ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, सो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर ये आपके सिलेबस का टॉपिक है, ये ज़रूरी है करना, ये बोर्ड एग्जाम में है आपके। ठीक है, तो ये मैं अलग से दूसरी वीडियो में बताऊंगा, एक्सप्लेन पूरा पढ़ाऊंगा। सो आपको अगर ये वीडियो में अगर आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना हो, आपको पहले से आता हो, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो ज़रूरी है, वो आपके कोर्स में है पूरी। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक जल्दी अपलोड कर दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। सो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली रियल नंबर्स के 2 हिस्से होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सबसेट्स होते हैं रेशनल एंड इरेशनल, जो कि हमने अभी पढ़ा था। तो हम उन्हीं दोनों नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, वी विल स्टडी ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। सो यहाँ पे हम अपनी पहली वीडियो ख़त्म करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी बुक लगानी है। ठीक है, बच्चे इधर जाते हैं, वो रिफ्रेशर ढूंढते हैं कि हम नेट से पढ़ रहे हैं, कि हम ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक लगानी है। आप कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग से पढ़ के आइए, फिर एनसीईआरटी बुक लगाइए, स्कूल से पढ़ के आइए, एनसीईआरटी बुक लगाइए। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब से देख के फिर एनसीईआरटी बुक सॉल्व कीजिए, यानी उसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी है। ठीक है, जब आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाए, अगर आप स्कूल के साथ चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्कूल आपको एंड में जा खत्म होगा पूरा कोर्स, पेपर से जस्ट पहले। इफ़ यू आर गोइंग विद द स्कूल, तो आपको चैप्टर खत्म होने के बाद, चैप्टर एंड पे आपको चैप्टर के एंड में मिसलेनियस एक्सरसाइज दी होती है, द स्पेलिंग में भी इनकरेक्ट। ओके, आपको लगानी है। ठीक है, चैप्टर एंड पे जब आपका चैप्टर खत्म होगा, आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज लगानी है। अगर आप और चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब का या डिफरेंट कोचिंग्स का, तो वो जल्दी कोर्स कंप्लीट करा देते हैं, तो आप मिसलेनियस अभी मत लगाइएगा। चैप्टर खत्म होने पे, आपकी जब पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाए, उसके बाद आपको मिसलेनियस एक्सरसाइजेस लगानी है। ठीक है, ये आपका पहला काम हो गया है। ठीक है, दूसरा, आपको ख़त्म होने के बाद रिफ्रेशर के बजाय, रिफ्रेशर पे नहीं जाना है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी रिफ्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं आपको ऐसी बुक बता रहा हूँ। आप जाइए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे, किताब का नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर।
आप दुकान पे जाएंगे, आप उससे एनसीईआरटी मांगेंगे तो वो आपको एनसीईआरटी बुक देगा। आप उससे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मांगेंगे तो वो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देगा। ये नेट पे भी अवेलेबल है एनसीईआरटी बुक की तरह पे। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स लिख दीजिएगा, आपको आ जाएंगे चैप्टर्स, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के अंदर हर चैप्टर के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। चैप्टर 1 उसके क्वेश्चन, चैप्टर 2 क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस में आपको एमसीक्यू मिलेंगे, सिंगल आंसर आपको वन क्या कहते हैं सिंगल वर्ड आंसर वाले मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी, उसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। और थोड़े से टफ लेवल होता है, एनसीईआरटी बुक से थोड़ा सा लेवल हाई होता है। ठीक है, एनसीईआरटी अगर लेवल 5 है तो ये एनसीईआरटी एग्जाम में लेवल 6 पे आती है। ओके, थोड़ा सा हाई होता है, रिफ्रेशर का ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, ये दो काम आपको करने हैं पहले, ये ज़रूरी है करना। फिर आता है रिफ्रेशर की बात। अगर आप ये तीन दोनों कर लेते हैं, आप भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर आप कोई रिफ्रेशर प्रेफर कीजिए। रिफ्रेशर बहुत सारी आती हैं, आप सर्च के लिए सिंगेज की आती है, उसके बाद RS अग्रवाल आती है, आद्री शर्मा आती है, चांद आती है। तो वो आपके ऊपर है, जो आपको पसंद हो ट्राई कीजिए। रिफ्रेशर में आपके पास एक तो रिफ्रेशर बुक्स का एग्जाम ऑप्शन हो गया, दूसरा आपके पास ऑप्शन हो गया पैकेज। जितनी भी कोचिंगें हैं सब अपना पैकेज देती हैं। ठीक है, तो आप उन कोचिंग से पैकेज खरीद सकते हैं रिफ्रेशर की जगह पे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हो गए। ये आपके पास टाइम है, आप फ्री हैं, आप करना चाह रहे हैं, आपको और नॉलेज चाहिए है, आपको कोई आपको ओलंपियाड देना है, IMO फॉर एग्जांपल, या NTSE, तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, रिफ्रेशर को। चौथी चीज़ आती है जो कि एट द एंड में करनी है, जो आपको जस्ट एग्ज़ाम से पहले करनी है। एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपको PY वो लगाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोर्ड वाले। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले बोर्ड वाले PYQ। ओके, ये सैम्पल पेपर्स आते हैं, अपलोड कर देती है NCERT भी अपलोड करती है, बाकी आपको दुकान मिल जाएंगे। सेकेंडली, इंट्रेंस एग्जाम से पहले इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो ये आप फॉलो कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका आगे का पार्ट, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, और वहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाएगा फिर ख़त्म। ओके, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।